करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो देख सकते हो आज के पेपर में फिर से क्लास 12 का वेटेज क्लास 11 से ज़्यादा है, जो कि लगभग हर पेपर में है। तो हम आपको फिर से रिपीट करेंगे, अगर क्लास 11 आपका वीक रह गया है तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 12 पे फोकस कीजिए, क्लास 12 को अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और क्लास 11 के सिलेक्टेड टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, और दोनों को मिला दोगे तो जेईई मेंस में आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा केमिस्ट्री में। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये अब तक का सबसे पहला बैलेंस्ड पेपर है। बैलेंस्ड पेपर का मतलब है सबका वेटेज इक्वल है। अभी तक जितना पेपर कर रहे थे हम लोग, सब में इनऑर्गेनिक का वेटेज फिजिकल ऑर्गेनिक से ज्यादा था। ये पहला पेपर है जो कि बिल्कुल बैलेंस्ड है, जो कि सही है। मेरे अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए, तीनों का वेटेज इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक डेटा और देख लो। इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में आया था 65 मार्क्स पे। ध्यान रखना, इस शिफ्ट में 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में 65 मार्क्स पे आया था और ओवरऑल 175 मार्क्स पे। ओवरऑल 99 परसेंटाइल 175 मार्क्स पे आया था। तो ये रिलेवेंट डेटा पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल 65 मार्क्स पे, ओवरऑल 99 परसेंटाइल 175 मार्क्स पे। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही इनऑर्गेनिक से है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। लिथियम नाइट्रेट का हीटिंग पहले भी आ चुका है ना, मतलब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। एक तरह से जो बच्चे लेट से दिए थे पेपर, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में ही आ चुका है। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। जो पुराना शिफ्ट का वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, है ना। लिथियम नाइट्रेट के हीट करने पे मिलता है लिथियम ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन। सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन आ चुका, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन रिपीट करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपका पेपर अप्रैल शिफ्ट में थोड़ा लेट हो तो शुरू के शिफ्ट के मेमोरी विश पेपर को जरूर देख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम एस ब्लॉक NCERT क्लास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन फॉर द फॉलोइंग इज। देखते हैं, इसका ये होगा C। अब आप बोलोगे C कैसे होगा, क्योंकि C का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करोगे ना आप, अगर आप C का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, प्लस इसमें आएगा, प्लस इस, है ना, फिर इसको ऐसे करोगे प्लस इसमें आएगा, और फिर N का लोन पेयर भी चल जाएगा पार्टिसिपेट कर। मतलब C ऑप्शन में अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उम्मीद करते हैं आता होगा। C ऑप्शन में नाइट्रोजन का लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और आपको पता है प्लसम ग्रुप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना। बाकी ऑप्शन से आप चेक कीजिएगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। C ही एकमात्र ऑप्शन है जिसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। तो यही मेरे अनुसार मोस्ट स्टेबल है। ये GOC का क्वेश्चन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसको हम मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। इसका आंसर C होगा। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको चारों का ड्रॉ करके देखना पड़ता, लेकिन जिसको थोड़ा आइडिया है तुरंत देख लिया होगा, है ना, मेंटली सोच लिया होगा कि C ऑप्शन में नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है। इसलिए रेजोनेंस का प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए, बिना रेजोनेंस के प्रैक्टिस से ऑर्गेनिक में काफी दिक्कत होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार रेजोनेंस से आते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन GOC का, क्लास 11। थर्ड क्वेश्चन फिर ऑर्गेनिक का है, ये भी GOC का ही लग रहा है। क्या क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके। तो ये तो पता होगा, पीके ज्यादा तो एसिड की स्ट्रेंथ कम, पीके कम तो एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा। तो C ऑप्शन में NO2 है, ये -M ग्रुप होता है। -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो पीके कम करेगा। तो C का पीके सबसे कम, दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में C का पीके सबसे कम है। अच्छा, और देख लेते, B का भी सबसे ज्यादा होगा, N लोन पेयर है, +M है, तो B का सबसे ज्यादा। अच्छा, D भी +M ग्रुप है, D भी +M है, ऑब्वियस है। B का +M D से ज्यादा है, तो B का पीके भी D से ज्यादा होगा, BDAC सही है, सेकंड होगा। ये ध्यान रखिएगा आप, पीके वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक तरह से +M ग्रुप।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम ग्रुप। ठीक है, प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एसिड की स्ट्रेंथ को कम करेगा, तो पीके बढ़ाएगा, पीके बढ़ाएगा, इसका पीके सबसे ज्यादा, उस इसका पीके सबसे ज्यादा, प्लस एम सबसे ज्यादा, उसके बाद प्लस एम इसमें, तो बी के बाद डी होगा, सेकंड ऑप्शन में है। और सी में माइनस एम ग्रुप है, तो माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा तो पीके कम करेगा। ठीक है, तो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एसिड स्ट्रेंथ घटता है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से एसिड स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये भी जीओसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन ये भी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1, SN1 यानी कि कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी, SN1 यानी कि कार्बोकटाइन का स्टेबिलिटी। और याद रखना प्लस एम ग्रुप कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस एम ग्रुप कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, माइनस एम ग्रुप कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी को घटाता है। तो चेक करते हैं, OMe प्लस एम ग्रुप है तो कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो बी मोस्ट रिएक्टिव होगा, बी मोस्ट रिएक्टिव। खत्म हो गया भाई, एक ही ऑप्शन में है, ऐसे ही खत्म हो गया। जो ऑप्शन बनाया था उन्होंने ढंग से नहीं बनाया था। अच्छा, और NO2 माइनस एम ग्रुप है, NO2 माइनस एम ग्रुप है तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, तो ए लीस्ट रिएक्टिव इसी में है, जो ऑप्शन बनाया ढंग से नहीं बनाया। बाकी Cl माइनस, Cl के लिए पढ़े हो माइनस आई प्लस एम को डोमिनेट करता है, इसलिए डी का रिएक्टिविटी सी से ज्यादा होगा। सही है ना, बहुत जो ऑप्शन बनाया ढंग से नहीं बनाया है। प्लस एम ग्रुप कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो SN1 में रिएक्टिविटी भी बढ़ाएगा, माइनस एम ग्रुप कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी SN1 में घटाएगा। और याद रखना हैलोजन के लिए माइनस आई प्लस एम को डोमिनेट करता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी हैलोजेंस में दिया हुआ है, हैलो एल्केन्स में। क्लास 12th के ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के हैलो एल्केन्स पढ़ोगे आप तो ये दिया हुआ है कि हैलोजेंस के लिए माइनस आई प्लस एम को डोमिनेट करता है। मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, क्लास 12th के हैलो एल्केन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी ऑर्गेनिक का ही है। क्या है ये, कन्वर्सन लग रहा है। इन द अबव कन्वर्सन ऑफ कंपाउंड X टू प्रोडक्ट Y द सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स इज। देखते हैं, NO2 का पहला Br है, Br करोगे तो मिथाइल, नहीं गलत है ना, क्योंकि NO2 का मेटा करोगे तो उधर आना चाहिए, मिथाइल का अर्थ हो तो गलत है, ये गलत हो गया। Br2 एक्वस, फिर से वही कहानी, फिर से गलत है। FeH प्लस सही है, तो FeH प्लस करोगे तो NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, ये याद रखना। FeH प्लस NO2 को NH2 करता है, वो NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप होता है, पढ़े होगे एनसीईआरटी के अमाइंस चैप्टर में। NH2 बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस एम होता है, तो Br2 एक्वस में दोनों के ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन कर देगा। जब NO2 कन्वर्ट होगा NH2 में तो दोनों ऑर्थो पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, NH2 को हटाना है तो ये गलत हो गया, फोर्थ हो जाएगा। आप पढ़े हो कि H3PO2 और इथेनॉल, ये दोनों NH2 को हटाने के काम आते हैं। इसमें Y में देख लो, आपको NH2 नहीं है, Y जो प्रोडक्ट है उसमें NH2 नहीं है, तो NH2 हटाना है तो आपको H3PO2 या इथेनॉल यूज करोगे। CuBr से तो Br आता है, गलत है ये, ठीक है, तो फोर्थ होगा। फिर से देख लो, फिर NO2 को FeH प्लस NH2 कर देगा, NH2 का ब्रोमीन एक्वस में दोनों ऑर्थो पे ब्रोमीन आ जाएगा, दोनों ऑर्थो पे ब्रोमीन आ जाएगा। फिर HNO2 कर दोगे, डाइल्यूटाइजेशन हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, और H3PO2 में हट जाएगा। सही है, फोर्थ अमाइंस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, एक तरह से अमाइंस में है ये क्वेश्चन, है ना। इसको मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन यूज हो रहा है, मोर देन वन रिएक्शन यूज है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अमाइंस चैप्टर का मॉडरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लास 12th अमाइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन सेल विथ n इक्वल टू 4। क्लास 9th का बच्चा कर देगा, पढ़े थे आप लोग बोरबरी स्कीम में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इक्वल टू 2n²। ये क्लास 9th का बच्चा कर देगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इजीएस्ट क्वेश्चन है पूरे पेपर का, 32 इजीएस्ट क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं भाई। जो 9th का बच्चा कर देगा, मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इक्वल टू 2n², कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स और हाइब्रिडाइजेशन।
NiCO होल 4 ध्यान रखिएगा, मेटल कार्बोनिल है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे तो आर्गन 3D8 4s2, और CO स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन को इसमें कर देगा, जंप करवा देगा डी में, 4s के इलेक्ट्रॉन को डी में पेयरिंग करवा देगा। ये 3D हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड, और 4 CO लाइगेंड है तो इसमें लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो sp3 हो जाएगा, sp3 याद रखिएगा, बोर्ड्स में भी आ सकता है sp3, तो इसका sp3 होगा। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, अब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 ये चला गया तो dsp2 ही होगा, याद रखिएगा वैसे भी CuNH3 होल 4 2 प्लस dsp2 होता है, तो A का 1 B का 2, A का 1 B का 2, दो ऑप्शन में है 2 और 4th में। चलो इसको देख लेते हैं, ये देख लो इजी है, वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है, वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना प्रीफर करेगा, तो sp3d2, तो D का 3 हो जाएगा, A का 1 B का 2 D का 3, चलो ये हो गया, A का ये हो गया, D का 3 C का 4 सही है, C का 4 सही है, C का 4 D का 3 और A का 1 B का 2 है ना। बेसिकली इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक हम NiCO होल 4 का कैलकुलेट कर लिए नॉर्मल तरह से, वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, NCERT में भी दिया है इस तरह का आपको हाइब्रिडाइजेशन, तो बोर्ड्स में भी आ सकता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 हाइब्रिडाइजेशन ऑप्शन थे, तो एक हो गया दूसरा अपने आप हो गया, और वाटर एक वीक फील्ड लाइगेंड है, तो वीक फील्ड लाइगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रीफर करेगा, तो sp3d2, तो D का 3 हो गया, D A का 1 B का 2 D का 3 C का 4, ठीक है। चलिए मॉडरेट क्वेश्चन इसलिए कि थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, है ना, वैसे इजी क्वेश्चन भी जिनका थोड़ा जो अच्छे से प्रैक्टिस किए कोऑर्डिनेशन को तो तुरंत कर दिए होंगे, लेकिन चलो मॉडरेट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में नर्वसनेस होता है तो बच्चे उतने तेजी से सोच नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन, देखिए कोऑर्डिनेशन का पिछला क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेशन का, ये भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का, फेसियल आइसोमर हमको बनाना है, तो देख लो क्या होगा, फेसियल सिंपल है और ये बोर्ड्स में भी आता है, सुनो एक मिनट सॉरी, फेसियल का याद रखिएगा बोर्ड्स में भी आता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फेसियल मेरिडियनल, ये है फेसियल आइसोमर का स्ट्रक्चर। क्या पूछ रहा है, ClCOCl, ClCOCl 90 है, देखो ये मत, ये 90 है, ये प्लेन के ऊपर है, ये वाला Cl प्लेन के ऊपर है ना, देख आप सोच लो कि ये एक तरह से स्क्वायर का बेस है तो प्लेन के ऊपर है, तो 90 डिग्री होगा। सेकंड बेसिक क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर पता आप तुरंत सोच लोगे, है ना, 90 डिग्री है, और दूसरा भी 90 डिग्री तो साथ साथ दिख ही रहा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के ऊपर है, ऐसा सोच लो, प्लेन के ऊपर है तो ये भी 90 है, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा। सेकंड इजी क्वेश्चन है ये, फेसियल मेरिडियनल बोर्ड में बहुत आता है, तो इसका स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए, है ना, और जिसको स्ट्रक्चर पता हो तो इतना तो मैथ्स में सोच ही सकते हो 90 डिग्री है ना, 12th में हो तो इतना तो मैथ्स पता ही होगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, असर्शन रीजनिंग है, कैन बी इजिली रिड्यूस टू यूजिंग दिस टू, गलत है, क्लेमेंसन रिडक्शन है ये, और क्लेमेंसन रिडक्शन में याद रखना OH एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो HCl OH को Cl में कन्वर्ट कर देगा, तो ये गलत हो गया। रीजन ZnHg HCl इज यूज्ड टू रिड्यूस, ये सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है, क्योंकि HCl एसिड है और OH एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो ए गलत आर सही, ए गलत आर सही, फर्स्ट होगा, याद रखना OH Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, है, तो याद रखना क्लेमेंसन रिडक्शन हम नहीं यूज कर सकते अगर कंपाउंड में पहले से ही कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जो HCl से रिएक्ट कर सके, और आप पढ़े हो OH HCl के साथ Cl दे देगा, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, मॉडरेट क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का, क्लास 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोराइड्स ऑफ विच मेटल आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेरिलियम,
याद रखिएगा B2+ का साइज छोटा होता है, B2+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, याद रखना B2+ का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो बेरिलियम के कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। फजांस रूल से बेरिलियम के कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया कंपाउंड में तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। एनसीईआरटी इस ब्लॉक साफ साफ दिया है। बॉन्डिंग से भी आप सोच सकते हो, वैसे एनसीईआरटी के इस ब्लॉक में भी दिया है। इजी क्वेश्चन है ना, इतना तो सोच सकते हो, इजी क्वेश्चन। बाकी सब का साइज बड़ा है तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम होगा। बेरिलियम का साइज छोटा है तो थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर होने से आयनिक कंपाउंड में वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सर्सन रीजनिंग है, देखते हैं क्या है सर्सन। एंटीथिस्टामिन्स डू नॉट इफेक्ट द सिक्रेशन, भाई ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। डू नॉट इफेक्ट द सिक्रेशन, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है। अगर आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर पढ़े हो एनसीईआरटी से तो डायरेक्ट लाइन उठाया हुआ है। एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठाया हुआ है ना। इसीलिए बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे चैप्टर्स को इग्नोर मत कीजिएगा, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिना चेंज किए हुए। ये भी अनचेंज्ड क्वेश्चन है ना। हम इसको मॉडरेट कहेंगे, मॉडरेट इसलिए क्योंकि फिर से बच्चे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर को पढ़ते नहीं है। जो बच्चा ढंग से पढ़ा होगा उसके लिए इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। वेव फंक्शन साई के 2s ऑर्बिटल कर दिया है एट r इक्वल टू r0 रेडियल नोड इज फॉर्म, ठीक है। द r0 ये PYQ क्वेश्चन है जेईई एडवांस्ड का। जो बच्चा जेईई एडवांस का भी तैयारी करता है ना, ये PYQ में आया हुआ है। याद रखना रेडियल नोड पे साई 0 होता है, साई स्क्वायर 0 होता है, तो साई स्क्वायर 0 होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0, तो साई तो 0 होगा ही। साई 0 का मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब 2 माइनस r बाई a0 इक्वल टू 0, r हो जाएगा 2a0, r हो जाएगा 2a0। फोर्थ, जो भी बच्चा जेईई एडवांस का तैयारी करता होगा तो उसको ये क्वेश्चन देखा हुआ होगा, PYQ में 2-3 बार आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको क्या करना था, रेडियल नोड है तो साई स्क्वायर 0 करेंगे, साई स्क्वायर 0 करेंगे तो साई भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 कर दो तो r इक्वल टू 2a0 आ जाएगा। मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, मॉडरेट इसलिए क्योंकि मेंस में इस तरह क्वेश्चन कम आया हुआ है, एडवांस में ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, KMnO4 ऑक्सीडाइजेस I- इन एसिडिक एंड न्यूट्रल। देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपको, ये जेईई मेंस कहीं PYQ में आपको दिख जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। मतलब प्रीवियस ईयर में 2020, 21, 19 का पेपर उठा के देख लोगे, ये क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, है ना। D&F ब्लॉक का क्वेश्चन है, साफ साफ आपको बताते हैं KMnO4 I- को एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है I2 में, याद रखना, और वीकली अल्कलाइन में IO3-। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा क्योंकि बच्चे दोनों में I2 कर देते हैं, जो रट के जाते हैं ना दोनों में I2 कर देते हैं, जबकि एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है कि एसिडिक में I2, वीकली बेसिक में IO3-। तो I2 क्या बोल रहा है, एसिडिक में I2, वीकली बेसिक में IO3-, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ गए। इसको मॉडरेट कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस है बच्चे लोग रिएक्शन याद करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये PYQ रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ जो बच्चा सॉल्व किया होगा उसको ये क्वेश्चन दिख गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन इन थैलेपी ऑफ EH बॉन्ड ऑफ H2E। ये हाइड्राइड्स का लग रहा है क्वेश्चन, ग्रुप P ब्लॉक का है, क्लास 12 P ब्लॉक और ग्रुप 16। ये तो पता होगा आपको, ऊपर से नीचे एटम्स का सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होते रहेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा, H2O, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड H2O होगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज्यादा। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ABCD फर्स्ट ऑप्शन में है। फिर से सुन लो,
ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा तो OH बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, OH बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम, टेरुलियम का साइज सबसे बड़ा तो बॉन्ड बड़ा तो बॉन्ड वीक, बॉन्ड वीक तो बॉन्ड टूटना आसान, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। तो ABCD हम इसको कहेंगे इजी क्वेश्चन। इजी इसलिए कि चल तुम पी ब्लॉक नहीं भी पढ़े हो ना तो बॉन्डिंग से सोच सकते हो, बॉन्डिंग में सब पढ़े हो, रिलेशन बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में। इजी क्वेश्चन है ना, जो पी ब्लॉक नहीं भी पढ़ा होता और बॉन्डिंग का अच्छा नॉलेज है कर दिया होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर क्वालिटी ऑफ अ पॉन्ड वाज एनालाइज्ड एंड इट्स BOD वाज फाउंड टू बी 4। याद रखना अगर BOD लेस देन 5 हो, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में दिया हुआ है NCERT में, क्लास 11th इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में दिया है कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 से कम हो तो पॉन्ड में क्लीन वाटर होता है, वेरी क्लीन वाटर। 3 होगा, क्या होगा 3 होगा, साफ साफ दिया हुआ है आपको NCERT बुक में, है ना। ये भी डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है, कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, डायरेक्ट NCERT से है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर, इनसे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा। हो गया 3, है ना। मॉडरेट बोलेंगे, मॉडरेट इसलिए क्योंकि बच्चे ये चैप्टर पढ़ना पसंद नहीं करते, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, NCERT से डायरेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ये GOC से क्वेश्चन है, क्लास 11th के GOC से, सेपरेशन वाला जो सेपरेशन टेक्निक है क्या क्या है देखते हैं। ये तो बेसिक है, ये तो आप है ना एल्केन्स में ही पढ़े हो कि अगर 2 अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम हो तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट करते हैं। इनका मोलर मास है ना होमोलोगस रीच हो गया ना, तो मोलर मास लगभग सेम है, 14 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब B का आपको हो जाएगा 4। B का 4 कौन से ऑप्शन में है, B का 4 सिर्फ सेकंड में खत्म हो गया। जिसने ऑप्शन बनाया था ढंग से नहीं बनाया, बताओ एक ही सेम कर दिए। चलो वैसे बाकी भी देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस डिस्टिलेशन, सही है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन में बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस होता है, तो डिस्टिलेशन बिल्कुल सही है। B का 4 तो हो ही गया। C का 1 बिल्कुल सही है, NCERT इसका डायरेक्ट एग्जांपल है। एनिलीन वाटर का स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं, ये NCERT में एग्जांपल दिया है क्लास 11th में, चेक करना, डायरेक्ट एग्जांपल है। अब जो बच गया ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट टू इजी कहेंगे। इजी कहेंगे अगर जो बच्चा बस इसी को देखा होता तुरंत कर देता तब इजी होता, अगर हम एक एक करके जाइएगा तो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड हो जाएगा। वैसे लॉजिकली भी आप सोच सकते थे, लेकिन बात है कि बच्चे ये सब चैप्टर पढ़ते नहीं है, तो इनके क्वेश्चन देखते ही बच्चे थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप शांत दिमाग से लॉजिकली सोचोगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। वैसे तो एक ही अब ऑप्शन को मैच करने से कर दिए, जिसने ऑप्शन सेट किया था ढंग से सेट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिक एसिड इज सॉलिड वेयर BF3 इज गैस एट रूम टेम्परेचर। भाई बहुत इजी है, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो। बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर में ही OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई, OH बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, थर्ड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बोरिक एसिड, बहुत सिंपल है ना। मल्टीपल होता तो बोलते हैं BF3 में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स है, लेकिन सिंगल करेक्ट है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन बोरिक एसिड, कोवेलेंट बॉन्ड्स का तो मतलब नहीं है ना, थर्ड होगा। इजी क्वेश्चन भाई, सबको पता है ये कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होता है मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये बॉन्डिंग का बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है। तो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन एक तरह से बोरिक एसिड, लेकिन ये बॉन्डिंग का है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट। भाई गलत है, प्योर मेटल एनोड नहीं कैथोड होता है, इम्प्योर मेटल एनोड होता है। ये तो साफ साफ पढ़े इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, याद रखना, बहुत बार रिपीट हो चुका है। इम्प्योर मेटल एनोड, प्योर मेटल कैथोड, तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग द हॉल हेरोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस प्यूरिफाइड Al2 मिक्स्ड विद क्रायोलाइट, Na3LF6 क्रायोलाइट होता है,
टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। ये सही है, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 सही है फर्स्ट। ये याद रखना फिर से, प्योर मेटल एनोड होता है, प्योर मेटल कैथोड होता है, तो इसे प्योर मेटल एनोड दिया है, ये गलत है, साफ साफ गलत है। इजी क्वेश्चन, ये 10th में पढ़ना था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना, ये इजी क्वेश्चन है, खास नहीं थे क्वेश्चन में। इम्प्योर मेटल एनोड होता है, प्योर मेटल कैथोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? नेचुरल्स रिएजेंट, ये हम कहेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी बुक में है नहीं, ये लैब मैनुअल में मिलेगा, और लैब मैनुअल में भी लोग नेचुरल रिएजेंट उतना देखते नहीं है। देख लो क्या होता है। नेचुरल्स रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ HgI2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और HgI2 और Ki मिलके देता है K2HgI4। इसका 2 मोल ले लोगे तो K2HgI4, और ये लैब टेस्ट यूज करते हैं अमोनियम आयन के लिए, ये भी ध्यान रखना। नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अमोनियम आयन, ग्रुप 0 का डिटेक्शन हो गया। 3 होगा। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आज तक कभी नेस्लर रिएजेंट मेरे अनुसार आया नहीं है ना, और एनसीईआरटी मेंशन है नहीं, और सॉल्ट एनालिसिस में लोग थोड़ा इसको याद नहीं रखते। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मतलब 2-3 क्वेश्चन बाहर से देते हैं ताकि कोई बहुत तेज बच्चा फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर दे, है ना, इसलिए, और कोई बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। 1 लीटर 0.02 मोलर मिक्सचर ऑफ इज मिक्स्ड विद दिस, मिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो पहले देख लो, इसका मोल्स देख लेंगे तो 0.02 हो जाएगा, है ना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, और इसका भी मोल्स देखें तो 0.02 हो जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से, दोनों का मोल्स 0.02 है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब दोनों का हाफ मतलब 0.02 का हाफ मोल्स लेंगे। अच्छा, याद रखना रिएक्शन करवाने किससे? सिल्वर नाइट्रेट से और बेरियम क्लोराइड से। तो हमको सिर्फ काउंटर आयन से मतलब, एक चीज याद रखना, हमको सिर्फ काउंटर आयन Br और काउंटर आयन सल्फेट से मतलब है, हमको जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उससे कोई मतलब नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमको सिर्फ काउंटर आयन से मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कोई मतलब नहीं होता। तो देख लो, सिल्वर नाइट्रेट है और Br माइनस का 0.01 मोल है, तो देख ही लिए आप, था 0.02 और उसका हाफ ले रहे हैं, मिक्स करके हाफ ले रहे हैं, तो 0.01 हो गया। तो क्या देगा? AgBr का हाफ प्रेसिपिटेट 0.01, क्योंकि Br माइनस लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो एक्सेस में है। और वही कहानी हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड प्लस सल्फेट आयन के साथ, सल्फेट आयन का भी 0.01 मोल है, तो BaSO4 का भी वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये भी 0.01 मोल होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप कोऑर्डिनेशन का PYQ किए होगे जेईई मेंस का 19, 20, 21 का 22 का भी ये क्वेश्चन दिखा होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन कहेंगे, बेसिक स्टोचियोमेट्री है और काउंटर आयन का कॉन्सेप्ट है, इजी क्वेश्चन सेकंड होगा, है ना। इस तरह क्वेश्चन देखे हुए हैं PYQ में। बेसिकली क्या था, दोनों का मोल्स भी निकाल लो, दोनों को मिक्स करके हाफ लिया गया है, तो 0.01 मोल्स काउंटर आयन का मोल्स मिल गया, 0.01 काउंटर आयंस का मोल्स मिल गया। एक बार तो मिक्स करके जब हाफ निकाल लिए तो, और सिल्वर नाइट्रेट और BaCl2 एक्सेस है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट का मोल्स डिसाइड करेगा। तो AgBr का भी 0.01 मोल्स, BaSO4 का भी 0.01 मोल्स। मोल्स पूछ रहा है, 2 होगा, है ना, इजी क्वेश्चन है ना। इतना तो बेसिक स्टोचियोमेट्री और काउंटर आयन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस द वर्क डन इज गिवन द फाइनल टेम्परेचर। बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख लो, डेल्टा U होता है Q प्लस W, और क्वेश्चन में साफ साफ दिया है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक मतलब Q0 पुट कर दोगे, डिफिनेशन ही है एडियाबैटिक में Q0, तो डेल्टा U W हो जाएगा। और डेल्टा U का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, NCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है,
उसको 300 केल्विन हम लिख देते हैं। और वर्क डन है 3 किलो जूल, और याद रखिएगा एक्सपैंड कर रहा है, और आप पढ़े हो केमिस्ट्री में वर्क डन इन एक्सपेंशन नेगेटिव होता है, तो हमको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। तो -3000 हो जाएगा, 3 किलो जूल है तो -3000। सीवी दिया है 20, एन क्या दिया है 1, तो TF -300 इक्वल टू -3000 अपॉन 20 से डिवाइड कर देंगे, -150, तो TF हो जाएगा 150 केल्विन। TF हो जाएगा 150 केल्विन। इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स में किए होगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला पे है ना। डेल्टा यू होता है NCV T2 - T1, और यहाँ आपको CV का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। एक होता ना कि आपको CP/CV वैल्यू निकालना था तो हम मॉडरेट कर सकते थे, लेकिन CV का भी वैल्यू दे दिया है, तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करना है ना। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एडियाबैटिक है तो क्यू 0 कर दो, और डेल्टा यू को डब्ल्यू से इक्वेट कर दो, और एक्सपेंशन प्रोसेस है तो वर्क डन में नेगेटिव साइन, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर एक्सपैंड कर रहा है तो डब्ल्यू में माइनस साइन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयरन ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक लैटिस सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन लग रहा है। विथ यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ दिया 5 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द नंबर ऑफ एफयू, जेड पूछ रहा है। तो आप पढ़े हो फॉर्मूला, डेंसिटी होता है m इंटू जेड अपॉन एवोगाड्रो नंबर n0 इंटू ए क्यूब। तो यहां से आप जेड लिख सकते हो, जेड इक्वल टू होगा d इंटू n0 इंटू ए क्यूब अपॉन m। डी क्या दिया है आपको 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, n0 तो पता ही दिया ही है 6 इंटू 10 का पावर 23 ए क्यूब। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, डेंसिटी आपको दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो जो एज लेंथ है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 का पावर -10 मीटर, जो कि 10 का पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए क्यूब कर दोगे तो 125 इंटू 10 का पावर -24। ये ध्यान रखना कि जिस यूनिट में डेंसिटी होगा उसी यूनिट में एज लेंथ भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉन मोलर मास तो कर लो आप, एफयू है 56 + 16 72, सॉल्व कीजिए 24 3 टाइम्स, है ना। फिर सॉल्व कर लो इसको, 12.5/3 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 हो जाएगा। सॉलिड स्टेट का इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास 12 के सॉलिड एग्जांपल में भी सॉलिड स्टेट चैप्टर में मिल जाएंगे। इजी क्वेश्चन है भाई, सॉलिड स्टेट चैप्टर से अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपने जेईई मेंस की प्रिपरेशन ठीक से नहीं किया है। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें, यही ट्रिक था कि जिस यूनिट में डेंसिटी रहेगा उस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसी यूनिट में एज लेंथ भी लेना था। अगर आप यूनिट सेम नहीं रखोगे जेड का वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगा, तो जेड है 4। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? An organic compound undergoes first order decomposition, chemical kinetics का क्वेश्चन लग रहा है। If the time taken for 60% decomposition is 540 सेकेंड, the time required for 90% decomposition। चलो फॉर्मूला से डायरेक्ट करते हैं, पहला k निकाल लेते हैं। तो k इक्वल टू हो जाएगा, ln 10 दिया तो हम ln में ही छोड़ देंगे, 1/t ln a0/80, a0 मान लेते हैं 100, और 60% डिकम्पोज कर गया तो 40% बच गया, मतलब 40। टी क्या है 540, तो के हो जाएगा 1/40 540 सॉरी ln 10/4। ठीक है, अभी हम इसमें छोड़ देते हैं। दूसरे का टाइम पूछ रहा है तो फिर से उल्टा करेंगे। अब टी इक्वल टू 1/k ln 90% डिकम्पोजिशन का मतलब है 100 लिए थे तो 10 बचा, तो 100/10। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर के सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1/540 है तो ऊपर चल जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे 5 तो हो जाएगा आपको 540 ln 10/4, और ln 10/4 हो जाएगा ln 10 माइनस ln 4। ln 10 आपको दिया है 2.3, ln 10 दिया है 2.3,
और ln4 को आप लिख सकते हो, है ना। ln4 आप लोगे तो हो जाएगा 2.303, 2.3 लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और log4 2.3 log4 0.6 होता है। कॉमन ले लो, 540 इंटू 2.3 कॉमन ले लो, 2.3 इंटू 2.3 और उसमें से कर लोगे तो 1 माइनस 0.6 इंटू 0.4 हो जाएगा। ये बढ़िया था, 2.3 कट गया। 540 अपॉन 0.4 इसको सॉल्व कर लोगे तो 1350 सेकंड आ जाएगा। मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे हम इसको। मॉडरेट इसलिए कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था। इस तरह क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बैक साइज में बहुत है केमिकल काइनेटिक्स में। क्वेश्चन स्ट्रिक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको टाइम लग सकता था, है ना। खासकर इसमें इंश्योर करना था क्योंकि आपको ln10 का वैल्यू दिया है, तो आप जो भी कैलकुलेशन करो ln10 लेके ही करो, है ना। आप देख सकते हो ln10 2.3 लेने से सब कट गया, हम कॉमन ले लिए 2.3 पूरा कट गया, है ना। मॉडरेट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज करना था k इक्वल टू 1/t ln a0/at, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन्स 38% बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। वांटो फैक्टर दिया है, इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। टेम्परेचर इन केल्विन सॉल्यूशन बैटरी विल फ्रीज, डेल्टा TF निकालना है, तो पहले तो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। तो देखो 38 मोलैलिटी में एक चीज ध्यान रखना, 38% बाय वेट है सॉल्यूशन H2SO4, तो मान लेते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 38 ग्राम H2SO4 होगा, तो मोल्स मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो 62 ग्राम है ना। 38 ग्राम सॉल्यूट है तो 62 ग्राम सॉल्वेंट हो गया, तो 0.062 कर देंगे। क्या कर देंगे मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम में 38 ग्राम H2SO4 था, मोल्स हो जाएगा 38/98, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg में कन्वर्ट कर दी, तो मोलैलिटी मिल गया। अब क्या है, लेड स्टोरेज आई दिए ही है, क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। डेल्टा TF क्या होता है, आई KF इंटू एम, KF क्या दिया है 1.8, तो देखो सॉल्व करो, आई है 2.67, KF है 1.8, M क्या है 38/98 इंटू 0.062, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, रुक जाइए रफ कैलकुलेशन करते हैं। 100 मान लें, 6 10, ये अप्रोक्सीमेटली 30 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली आपको डेल्टा TF 30 केल्विन आ जाएगा, है ना। और आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, तो डेल्टा TF 30 केल्विन है, तो वाटर का सॉल्यूशन है वह, तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा 273 में से 30 घटा दो 243 केल्विन, क्या हो जाएगा 243 केल्विन, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था। हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन दे रहे हैं, मॉडरेट सिर्फ इसलिए कोई कैलकुलेशन थोड़ा टफ था, बाकी क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। आप मोलैलिटी निकाल दो पहले, 38% बाई मास दिया हुआ है आपको, उससे मोलैलिटी निकाल दोगे, अब मोलैलिटी मिल गया तो डेल्टा TF इक्वल टू आई KF इंटू एम, आई भी दिया है आपको, कैलकुलेट कर लो तो डेल्टा TF 30 आ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन कम हो जाता है, तो 273 में से 30 घटा दो 243 केल्विन हो जाएगा, है ना। मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट इसलिए फिर से बोल रहे हैं थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2SO2 + O2 गिव्स 2SO3, डेल्टा H नेगेटिव दिया है। ये रिएक्शन आप क्लास 12 के P ब्लॉक में ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा तो। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में रिएक्शन पढ़ना होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, और डेल्टा H नेगेटिव है तो टेम्परेचर शुड बी लो। अगर SO3 का फॉर्म लिया भी है, यील्ड ऑफ SO3 बढ़ाना है आपको, तो आप पढ़े हो टेम्परेचर को घटाना चाहिए और प्रेशर बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देख लो इधर 3 मोल है गैस के, 3 इधर 2 मोल है गैस के, तो इधर 2 प्रोडक्ट में 2 मोल है गैस के, तो वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो याद रखना SO3 का यील्ड बढ़ाना है
तो प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी लो। चलो अब देखते हैं ऑप्शन में आते हैं। द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। चलो देखते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर गलत है, टेम्परेचर शुड बी लो। इंक्रीजिंग प्रेशर सही है। एडिंग मोर SO2 बिल्कुल सही, रिएक्टेंट ऐड करोगे प्रोडक्ट बनेगा ही, सही है। एडिंग मोर O2 बिल्कुल सही है, रिएक्टेंट ऐड करोगे प्रोडक्ट बनेगा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट, ये अब पढ़े होगे। कैटलिस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज नहीं करता, वो बस इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम अटेन करने में जो टाइम लगता है उसको घटा देता है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो। फिर से सुन लो, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज नहीं करता, वो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करने में जो टाइम लगता है उसको घटा देता है। तो 3 हो जाएगा आंसर, इंक्रीजिंग प्रेशर और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के लीच-अग्लीस प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा सारे फैक्टर्स बच्चों को याद होता नहीं है, तो मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? द ग्राफ ऑफ log x/m वर्सेस log p एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है, फॉर एडसॉर्प्शन प्रोसेस दिया है। अच्छा इक्वेशन देख लो क्या होता है, या पढ़े हो x/m होता है k इंटू पी का पावर 1/n, ये आप इक्वेशन पढ़े हो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में। दोनों साइड log ले लो तो क्या हो जाएगा, log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो log x/m वर्सेस log p, तो y इक्वल टू c प्लस mx। तो क्या दिया है, एंगल 45 है अपना, स्लोप tan थीटा, तो 1/n इक्वल टू tan 45, थीटा 45 tan 45 1 हो जाएगा, तो n 1 आ गया। इंटरसेप्ट दिया है 0.6, तो इंटरसेप्ट log k है, तो log k इक्वल टू दिया है 0.602, तो k हो जाएगा 4, ये तो कॉमन सेंस है। log 4 यहाँ से भी हिंट मिल जाएगा आपको, log 4 0.602 होता है। मिल गया वैल्यू, पुट कर दो, क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू मास ऑफ गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास, x/m पूछ रहा है, इक्वल टू k4, प्रेशर कितना दिया है 0.k इंटू पी का पावर 1/n, 0.4, n 1 है तो 1, तो 1.6 एटमोस्फेयर, 1/6 यूनिट तो देखना पड़ेगा, इंटू 10 का पावर -1 है तो 16 हो जाएगा, 16 इंटू 10 का पावर -1 1.6 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट तो देख लोगे तो ग्राम पर हो जाएगा, मास ऑफ गैस एडसॉर्ब पर यूनिट मास है ना x/m, और x/m 1.6 आ गया आपको, k इंटू पी का पावर 1/n, n 1 था, तो x/m 1.6 आ गया, जिसको लिख सकते हो 16 इंटू 10 का पावर -1। ये इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, अगर आप PYQ किए हो जेईई मेंस का तो बहुत बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ चुका है। तो कोई भी सीरियस बच्चा जो जेईई मेंस 2023 का प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको ये तो पता ही होगा, इजी क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल नॉट डिसॉल्व इन कोल्ड NaCO3 एंड NaOH। ध्यान रखना, कोल्ड NaCO3 में नहीं सॉल्युबल है, मतलब कार्बोजिलिक नहीं हो सकता और फिनॉल भी नहीं हो सकता, विल नॉट डिसॉल्व, है ना, तो कार्बोजिलिक भी नहीं हो सकता और फिनॉल भी नहीं हो सकता, बट विल डिसॉल्व इन हॉट NaOH। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन अब हो गया। एक चीज याद रखना, आपको पता नहीं होगा, हॉट NaOH टेस्ट होता है ईस्टर सॉल्यूशन का, हॉट NaOH टेस्ट होता है ईस्टर सॉल्यूशन का, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नहीं पता तो नोट कर लो। ईस्टर जो है जनरली तो क्वेश्चंस में हम लोग टेम्परेचर मेंशन नहीं करता नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है बेसिक मीडियम में, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो ये ईस्टर का टेस्ट हो गया। ईस्टर आपको पता है ना ही सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा ना ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से, लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे करता है। आप पढ़े हो ईस्टर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेगा तो देगा कार्बोजिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ठीक है ना। ईस्टर के बेसिक हाइड्रोलिसिस से मिलता है कार्बोजिलिक एसिड और अल्कोहल। किसमें ईस्टर है, ये गलत, ये सही ईस्टर है, ये भी सही ईस्टर है, ये गलत फिनॉल है, हो ही नहीं सकता, ये ईथर है गलत, ये ईस्टर है सही, 3 सही होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा।
हॉट एनएच सॉल्यूशन ईस्टर का टेस्ट होता है ना। ईस्टर का अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, ठीक है। और बाकी दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब फेनॉल और कार्बोजिलिक ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, तीनों में नहीं है। इसमें भी कार्बोजिलिक फेनॉल नहीं है, इसमें भी कार्बोजिलिक फिनॉल नहीं है, इसमें भी कार्बोजिलिक फिनॉल नहीं है। तो ईस्टर का टेस्ट था, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये बहुत कम लोग को पता होता है, मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट। ये ईस्टर का लैब टेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? अ शॉर्ट पेप्टाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लाइसिन के 3 मोल्स, ल्यूसीन के 2 मोल्स और वैलिन के 2 मोल्स, ठीक है। टोटल 7 अमीनो एसिड हो गए। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, ध्यान रखिएगा, दो अमीनो एसिड से एक पेप्टाइड लिंकेज जाता है, 2 अमीनो एसिड से एक पेप्टाइड लिंकेज, तो 7 अमीनो एसिड से 6 पेप्टाइड लिंकेज होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अमीनो एसिड टॉपिक पढ़ा होगा तुरंत कर देगा, कॉमन सेंस है। 2 अमीनो एसिड से एक पेप्टाइड लिंकेज, 3 अमीनो एसिड से 2 पेप्टाइड लिंकेज, तो 7 से 6 होगा, एक घटते आता है, 6 होगा। इजी क्वेश्चन है ना, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बस इसमें बस आपको यही क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि आपको पेप्टाइड लिंकेज बनाने आता है कि नहीं बनाने आता है। तो ध्यान रखना, डाई पेप्टाइड में 1 पेप्टाइड लिंकेज, ट्राई पेप्टाइड में 2 पेप्टाइड लिंकेज, उसी तरह से हेप्टा पेप्टाइड में 6 पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ 50 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2, ये भी रिपीट हो चुका है, आप देखिएगा 24 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी को आ चुका है क्वेश्चन। तो जो बच्चा मेमोरी बेस्ड पेपर किया होगा वो क्वेश्चन कर दिया होगा। ग्राम पर लीटर, वही क्वेश्चन है, डेटा चेंज कर दिया है, क्वेश्चन वही है। मोलर मास दिया है, अच्छा यहाँ एसटीपी 22.7 लीटर लेने को बोला है, ठीक है, नहीं दिया था 22.4 लेते हैं। तो देख लो, बताए थे फॉर्मूला आपको, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है H2O2 का मोलारिटी इंटू 11.2, हम पहले ही बता चुके हैं। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है मोलारिटी इंटू 11.2, तो मोलारिटी निकाल लो, हो जाएगा 50/11.2, तो आपको H2O2 सॉल्यूशन का मोलारिटी मिल गया है ना। तो H2O2 सॉल्यूशन का आपको मोलारिटी मिल गया, तो नंबर ऑफ, है ना, आपको ये कर लो और स्ट्रेंथ निकाल लो। अच्छा 11.2 है, ओके, यहाँ पर 22 बस, अच्छा अच्छा सही है, गुड है, गुड गुड गुड, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया इन्होंने, बताते क्या है, गुड गुड गुड। जब 22.4 था ना तब हम लेते थे 11.2, यहाँ 22.7 है तो लेंगे 11.35। बहुत अच्छा इन्होंने किया, जानबूझे कि बच्चा फॉर्मूला नहीं यूज कर सके, वैसे हम तो यूज करेंगे ही, है ना। वैसे ध्यान रखना 22.4 में 11.2 लगता है, 22.7 में 11.35 लग जाएगा, तो फिर से निकाल लो मोलारिटी, 50/11.35, है ना। और स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर में, मोलारिटी इंटू मोलर मास, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू मोलर मास क्या है सॉल्यूट का 34/11.35, 1700/11.35 इक्वल टू हो जाएगा 100, सॉल्व कर लेना, 150 ग्राम पर लीटर आएगा, सॉल्व करना अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम पर लीटर आएगा, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिकी था, इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोलेंगे, मॉडरेट इसलिए सिर्फ क्योंकि इन्होंने 22.7 लेके ये फॉर्मूला को जो हम लोग पढ़े हुए हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है मोलारिटी इंटू 11.2, उसको रिडंडेंट कर दिया। बेसिकली याद रखना, जो एसटीपी पे वॉल्यूम लोगे उसका 0.2 करते हैं, 22.4 लेते तो 11.2 होता, 22.7 लिए तो 11.35 होगा, है ना। यही ट्रिक था इस क्वेश्चन में, बाकी कोई क्वेश्चन में जान नहीं था। बाकी तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकला जाता है तो भी ठीक है, लेकिन शॉर्टकट से थोड़ा टाइम कम लगता है ना। तो पहले आप मोलारिटी निकाल लो 50/11.35 और फिर सॉल्यूट के मोलर मास जो 34 दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में, ठीक है। मॉडरेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं,
लिख लो एनोड पे वाले रिएक्शन लिख लो, एनोड पे हो जाएगा x प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या हो जाएगा y2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स y, ऐड कर लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया सिंपल, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, एक्स वाई को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर रहा है। ई नॉट सेल निकाल लोगे तो क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो 0.36 दिया है कैथोड का, माइनस 2.36 इक्वल टू 2.72 वोल्ट्स, हमने ई नॉट सेल निकाल दिया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो ई सेल हो जाएगा, यहां यूज किया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ई नॉट सेल के लिए, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये लिया है 2.03 बाई RT बाई एफ, तो हम भी यही ले लेंगे यहाँ पर। N2 होगा, देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुआ है तो 2 हो जाएगा N। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन देख लो, x2 प्लस क्या है 0.001, तो 10 का पावर -3 और नीचे हो जाएगा 10 का पावर -2, है ना। सॉल्व कर लो, 2.72 माइनस 0.03 हो जाएगा, ये लॉग 10 का पावर -1, तो लॉग 10 का पावर -1 होगा, है ना। सॉल्व कर लोगे तो सिंपल है, लॉग 10 का पावर -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.75 वोल्ट। इजी क्वेश्चन है, इजी स्टेप कैलकुलेशन बहुत आसान था, बाकी इस तरह क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी दिया है नर्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना, कुछ खास नहीं था और कैलकुलेशन का डेटा भी बहुत इजी था, इजी क्वेश्चन है ये। इतना क्वेश्चन तो बोर्ड्स में भी आता है आपको 3 मार्क्स का, तो ये सब क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं जो समझिए आपको प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रहा है, बाकी एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। चलिए, तो आज का शिफ्ट भी हो गया, 30 जनवरी का शिफ्ट 2 भी हो गया, है ना। तो देख सकते हो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, जो बच्चा एनसीईआरटी ढंग से पढ़ा होता उसके लिए पेपर में बहुत इजी था, है ना, आराम से 65 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकता था, है ना। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम 31 जनवरी के शिफ्ट 1 के पेपर को डिस्कस करेंगे।